वेरी गुड मॉर्निंग। हमको बात करनी है आज न्यू रेगुलेशन है जिसका नाम है सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2009, राइट। सब ये रेगुलेशन बहुत काम का है। रीज़न ये है कि आपकी कंपनी के शेयर लिस्टेड हुए स्टॉक एक्सचेंज पे, किसी रीज़न से देयर में बी टू पॉसिबल रीज़न, या तो हम वॉलेंट्री लिस्टिंग कराने जा रहे हैं या फिर वॉलेंट्री डीलिस्टिंग कराने जा रहे हैं या फिर हम कंपलसरी डीलिस्टिंग कराने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट इस वाले रेगुलेशन में डिस्कस किया गया है, राइट। कंपनी डीलिस्टिंग क्यों करवाती है साहब? देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी भाई कि कंपनी को अब काम नहीं करना है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को पूरा पैसा चुका दिया। जैसे कंपनी ने पैसा रेस किया था लिस्टिंग करते टाइम, पब्लिक इशू लाकर, आईपीओ एफपीओ लाकर वो पब्लिक का पैसा वापस दे दिया। तो यहाँ पर जो वापस देने का ऑप्शन होगा वो हम उसको वर्ड यूज़ करेंगे एग्जिट ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि आपको शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा यार, एग्जिट ऑप्शन। विदाउट एग्जिट ऑप्शन देकर आप अपनी कंपनी के शेयर्स को डीलिस्ट नहीं कर सकते, राइट। चलो, तो हम बात करें सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। वो भी कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। अरे भाई, प्रेफरेंस शेयर्स और किसी तरह के शेयर्स डीलिस्टिंग नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं? आपके इक्विटी शेयर्स के, राइट। तो रेगुलेशन हमारे पास कब आया था यार? 2009 में आया था। और ये रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस रेगुलेशन में 8 चैप्टर्स हैं। इस रेगुलेशन में कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं एंड 3 स्केड्यूल्स हैं जो बात करते हैं कि भाई इक्विटी शेयर्स को हमको डीलिस्ट कराना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा, कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कितना % अप्रूवल लेना पड़ेगा, कहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये 8 चैप्टर्स में डिसाइडेड हैं, राइट। चलें, तो ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009, राइट। तो कुल मिलाकर हमारे पास 8 तो क्या है यार, चैप्टर्स हैं और 3 हमारे पास स्केड्यूल हैं। बहुत ध्यान से, चैप्टर 1 बात करता है प्रीलिमिनरी बेसिक रेगुलेशन 1 एंड 2। चैप्टर 2 बात करता है डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, जिसमें रेगुलेशन 3 एंड 4 जो इम्पॉर्टेंट है। वॉलेंट्री डीलिस्टिंग मतलब कंपनी अपनी इच्छा से डीलिस्टिंग करा रही है, रेगुलेशन 5 to 8। एग्जिट अपॉर्चुनिटी रेगुलेशन 9 to 21, मतलब आपको एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कंपलसरी डीलिस्टिंग सेबी ने बोला है, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है, तो आप डीलिस्टिंग करा रहे हैं। वो केस कहाँ पर फॉलो होगा? कंपलसरी डीलिस्टिंग। एंड वी विल डिस्कस दिस टॉपिक अंडर चैप्टर 5, रेगुलेशन 22 to 24, राइट। अगर आप एग्ज़ाम में ये चैप्टर नंबर भी लिख कर आए तो एग्जामिनर को और बढ़िया इंप्रेशन पड़ने वाला है, आपको मार्क्स और अच्छे मिलने वाले हैं, राइट। पावर ऑफ सेबी रेगुलेशन 25, 25A, 26। स्पेशल प्रोविजन फॉर स्मॉल कंपनीज एंड डीलिस्टिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ रेगुलेशन 27, 28। मिसलेनियस रेगुलेशन 29 to 31। तो ओवरऑल यहाँ पर 31 तो रेगुलेशंस हैं, 8 चैप्टर्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, और 3 स्केड्यूल्स हैं। अगर एग्जाम में आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009, तो आपको बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें लिख कर आओगे, मान के चलो साहब बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं कि भाई ये पूरा का पूरा रेगुलेशन 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अलॉन्ग विथ 3 स्केड्यूल्स आर देयर। एंड जो 8 चैप्टर्स है उसमें टोटल रेगुलेशन कितने हैं यार? 31, राइट। चलें, ये तो हमने देखा साहब फ्रेमवर्क क्या क्या है ओवरऑल इसमें डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स में। नाउ डीलिस्टिंग का मतलब क्या? नाम से लग रहा है यार, हमने लिस्ट कहाँ करवाया था? स्टॉक एक्सचेंज पे। अरे भाई, इंडिया में 2 नेशन वाइज स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है BSE, एक है NSE। तो जब मेरी कंपनी ने प्लान किया था IPO लाने का, जब हमने प्लान किया था एक्सपांशन का, जब हमने प्लान किया था कि मेरी कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है, तो हमने अपने शेयर्स की लिस्टिंग करवाई थी, राइट। लिस्टिंग करवाई थी, प्रोस्पेक्टस सब इशू किया था हमने। तो वैसे ही अब लॉ ने बोला अब आपको क्या करने का मन कर रहा है? डीलिस्टिंग कराने का मन कर रहा है। तो डीलिस्टिंग मीन्स रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज
आपको कहाँ से नाम रिमूव करना है कंपनी का? स्टॉक एक्सचेंज से। अब डीलिस्टिंग दो तरीके से हो सकती है, इट मे बी वॉलंटरी और इट कैन बी कंपलसरी, राइट। वॉलंटरी मतलब कंपनी अपनी इच्छा से डीलिस्टिंग करा रही है, और कंपलसरी मतलब किसी अथॉरिटी ने बोला है कि भाई अपने शेयर्स को आप डीलिस्टिंग करा लो, तो वो क्या कॉन्सेप्ट आएगा आपका? कंपलसरी डीलिस्टिंग में। आगे, सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मीन्स दैट नो ट्रेड कैन टेक्स प्लेस इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी सस्पेंडेड फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। याद रखना, सस्पेंशन तो हमेशा टेम्परेरी पीरियड के लिए होता होगा। अरे भाई, स्कूल में आप अगर सस्पेंड हुए होंगे किसी गलत रीज़न से, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरे स्कूल में परमिशन ही नहीं है ज़िंदगी भर, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में आने के लिए ना। 2, 5 दिन, 10 दिन के लिए सस्पेंशन होता है, राइट। चले, तो सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ मतलब क्या है? कुछ फॉर द टाइमिंग के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आपके शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होगी स्टॉक मार्केट में, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सस्पेंशन मतलब कुछ वक्त के लिए, स्पेसिफाइड टाइम के लिए। तो सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग मीन्स दैट नो ट्रेड कैन टेक्स प्लेस इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी सस्पेंडेड फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, राइट। मतलब स्टॉक मार्केट में उसकी कोई ट्रेडिंग नहीं होगी फॉर सर्टेन फिक्स पीरियड। आगे भाई, बैकग्राउंड क्या है? ये रेगुलेशन 2009 में जो आया था, इसका बैकग्राउंड क्या है? हमने बात करी ओवरऑल कि भाई ये पूरा का पूरा रेगुलेशन 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 3 स्केड्यूल में डिवाइडेड है। 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स, 3 स्केड्यूल्स अलॉन्ग विथ 31 रेगुलेशंस, राइट। ये आपको याद रखना है। डीलिस्टिंग कैसे होगी यार? इट कैन बी वॉलंटरी, इट कैन बी कंपलसरी। सस्पेंशन मतलब आपकी कंपनी के शेयर्स में ट्रेड नहीं होगा अप टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। चले, अब हम बात करें बैकग्राउंड की। तो सेबी ने सर्कुलेटेड कंसेप्ट पेपर ऑन द प्रपोज्ड, जब ये आया था 2009 में, उसके कुछ टाइम पहले सेबी पब्लिक की ओपिनियन मांगती है। प्रपोज्ड डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2006 का, asking for public comments on the proposed regulation. SEBI received various comment. SEBI ने कमेंट्स मांगे पब्लिक से इस रेगुलेशन पे, आपको बहुत सारे कमेंट्स मिले, ओपिनियंस, suggestions on the subject. Finally, by its publication dated 10th जून 2019 ऑफिशियल गज़ेट में इन्होंने नोटिफाई कर दिया। मतलब सब 3 साल लग गए इनको पूरा कमेंट्स लेने में, कमेंट्स को जवाब देने में, कमेंट्स को ड्राफ्ट करने में। अकॉर्डिंगली फिर 2009 में ये रेगुलेशन लेकर आए हैं। 2006 इनफैक्ट बहुत पहले से तैयारी चालू हो गई होगी सब ये कंसेप्ट लाने के लिए, राइट। बट ओवरऑल ये कंसेप्ट आया कब यार? 2009 में आया, राइट। चलो आगे, कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं डीलिस्टिंग प्रोसेस में और इनका रोल क्या होता है, राइट। बहुत ध्यान से। अरे भाई, जब हम कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग करवाते हैं तो हमें मर्चेंट बैंकर का सहारा लेना पड़ता है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट का सहारा लेना पड़ता है, अंडरराइटर का सहारा लेना पड़ता है, कस्टोडियन का, इन सब का सहारा लेना पड़ता है, और भी बहुत सारी एजेंसीज रहती हैं। उसी तरीके से जब हम डीलिस्टिंग कराएंगे तो हम अपने हिसाब से नहीं जा पाएंगे, तब भी हमें कुछ कुछ इंटरमीडिएट्स का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। पहला इंटरमीडिएट कौन है यार? मर्चेंट बैंकर टू द ऑफर। मतलब भैया आना है, इस लिस्टिंग कराने के लिए जाना है तो भी मर्चेंट बैंकर सहारा है, डीलिस्टिंग कराना है तो भी मर्चेंट बैंकर ही सहारा है। अब आपने अपॉइंट करा सब मर्चेंट बैंकर को, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये एग्जिट प्राइस निकालेंगे, राइट। क्या निकालेंगे सबसे पहले? ये एग्जिट प्राइस। एग्जिट प्राइस मतलब ऐसी कौन सी प्राइस है जो हम ऑफ़र करेंगे किसको? शेयर होल्डर्स के सामने कि भाई आप इस प्राइस पर अपने शेयर्स कंपनी को बेच दें, उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे यार? एग्जिट प्राइस। तो ये एग्जिट प्राइस डिटर्मिनेशन याद रखना, जो भी स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रही है उससे ज़्यादा ही होगी। रीज़न ये है, अगर आपने कम प्राइस रखी तो पब्लिक पागल नहीं है सब, वो तो वहीं बेच के चली जाएगी स्टॉक मार्केट में। तो जनरली ये प्राइस हमेशा क्या रहने वाली है? आपकी प्रीमियम पे रहने वाली है, जो भी स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रही है, राइट। तो आपको डिटरमाइन करना है एग्जिट प्राइस, पहला पार्ट। फिर आपको क्या देना पड़ेगा यार? एक पब्लिक अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में।
फाइनलाइज करना पड़ेगा स्केड्यूल ऑफ डीलिस्टिंग, भाई कब हम डीलिस्टिंग कराएंगे हम। मैनेज करना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट क्यों आएगा, आपको पब्लिक के पैसा वापस करना है, राइट। पब्लिक का पैसा वापस करना है, इसका मतलब वो अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि हमारी कंपनी डीलिस्टिंग कराने वाली है, एग्जिट प्राइस डिटरमाइन हो गई, कब कराना है ये डिटरमाइन हो गया, तो लॉ ने बोला जो आपको 1000 करोड़ रुपए वापस करना है पब्लिक का, उसको आप एक सेपरेट अकाउंट में रखो, जिसका नाम क्या है यार, एग्जिट एस्क्रो अकाउंट। असिस्ट द एक्वायरर इन डिटरमाइनिंग द फाइनल एग्जिट प्राइस, इंटरेक्ट विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ डीलिस्टिंग प्रोसेस। आपको समय समय पर किससे संपर्क करना पड़ेगा साहब, रेगुलेटरी अथॉरिटी से, कि भाई ये प्रोसेस में ये स्टेप्स होने वाली है डीलिस्टिंग की। तो आप जो मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करोगे, जो पैसा दोगे, जो फीस दोगे, तो उसमें फंक्शंस ये रहने वाले हैं, एक बात। दूसरा, रजिस्ट्रार टू द ऑफर, कंप्लीट करो डिस्पैच ऑफ नोटिस, लेटर ऑफ ऑफर, पेमेंट, रिजेक्शन, इंटीमेशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, होल्ड करो इक्विटी शेयर्स टेंडर्ड अंडर द ऑफर पोस्ट सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। आपको इक्विटी शेयर्स ऑफर टेंडर करने हैं अंडर द ऑफर पोस्ट सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व, इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को, मैनेज करना है द स्पेशल रिजोल्यूशन अप्रूवल प्रोसेस एंड रिजोल्यूशन filed with ROC on approval, assist the company in preparation of various document required for this process, right। तो कुल मिलाकर आपको ये सारे रोल हैं, ये सारे काम हैं, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे जब आप क्या करने जा रहे हैं यार, डीलिस्टिंग की बात करोगे, डीलिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स, राइट। ध्यान से, रेगुलेशन 2009 में आया था, 10 जून 2009 में आया था। अगर हम स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 10 जून 2009 में आया था। इस रेगुलेशन में कितने चैप्टर्स हैं यार, टोटल 8 चैप्टर्स हैं, अलॉन्ग विथ 3 स्केड्यूल्स हैं, और जो 8 चैप्टर्स में रेगुलेशंस हैं वो 31 रेगुलेशंस, राइट। सब लिस्टिंग दो तरीके की होती है, सॉरी डीलिस्टिंग दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी वॉलंटरी और एक क्या होती है आपकी कंपलसरी। कंपलसरी मतलब लॉ ने बोल दिया है, सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज ने बोल दिया, किसी कंडीशन का आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया जिसके कारण डीलिस्टिंग होगी, राइट। लिस्टिंग की बात तो पहले की रही थी, सब डीलिस्टिंग में वॉलंटरी भी है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी चाहती है कि भाई हम अपने शेयर्स को डीलिस्ट करा लें, तो ये डीलिस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी है, राइट। चलो, कौन कौन पर्सन्स इन्वॉल्व है, मर्चेंट बैंकर इन्वॉल्व है, रजिस्ट्रार टू ऑफर इन्वॉल्व है, और आपको प्रोफेशनल्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ये सारे काम करने के लिए, राइट। तो ओवरऑल ये कंसेप्ट है, किसका बैकग्राउंड हुआ, क्या क्या हेल्प लेनी है आपको प्रोफेशनल्स की, आउटसाइडर एजेंसीज की क्या फंक्शंस रहेंगे उनको, तभी तो उनको हम रेम्यूनरेशन देंगे। तो ये कंसेप्ट है आपका डीलिस्टिंग प्रोसेस का, राइट। बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, हमको रेगुलेशंस की बात करनी है। चलें स्टार्ट करें हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन। द रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आप इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, अरे भाई दो तो है नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड NSE। अरे भाई दो क्या है, नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज, राइट, BSE और NSE। और हर स्टेट में एक एक स्टॉक एक्सचेंज और होता है। गुजरात स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद बेस्ड है, राइट। राजस्थान का जयपुर में बेस्ड है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं रीजन वाइज, राइट, हर स्टेट वाइज यहाँ पर भी लिस्टेड। तो अगर हमने सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करा लिया तो वो होगा ऑल, या हमने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर लिया तो वो होगा एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वेयर शेयर्स आर लिस्टेड। अब डीलिस्टिंग हमने बात करी वॉलंटरी होती है या कंपलसरी होती है, ये हमने बात करी है। बट
हमको क्या क्या देखना है यार, हमको देखना है कि भाई क्या हम डीलिस्टिंग करा रहे हैं वो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से करा रहे हैं, एक बात, या फिर हम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज से करा रहे हैं और दूसरी जगह हमारी कंपनी के शेयर अभी भी लिस्ट आउट रहेंगे, ये देखना है हमको। जिसमें से एक क्या होगा यार, नेशन वाइड टर्मिनल होगा, या फिर स्मॉल कंपनीज हैं वेदर लिस्टेड एट एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, क्या वो स्मॉल कंपनी अपने आप को डीलिस्ट कराना चाहती हैं, तो हमको इस कैटेगरी में पढ़ना है डीलिस्टिंग के प्रोविजंस, राइट। पहला पॉइंट क्या पढ़ना है कि भाई आप सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करा रहे हैं, तो हमको क्या देना पड़ेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी मतलब हमें एग्जिट प्राइस निकालनी पड़ेगी कि शेयर होल्डर्स कौन सी प्राइस पर अपने शेयर कंपनी को वापस करेंगे, वो प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एग्जिट प्राइस। और उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। आगे, वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज बट रिमेन्स लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज हैविंग वाइड नेशन वाइड टर्मिनल। इस केस में आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके शेयर्स कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज से, आपने बोला साहब हम तो अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज से नहीं डीलिस्ट करा रहे हैं, राइट। अब वहाँ पर इस शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होगी, सिर्फ अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज से। इसका मतलब और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज प्लस आपके नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग तो हो रही है, तो वहाँ पर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कंपनी वेदर लिस्टेड एट एनी ऑफ द एक्सचेंज नो बिडिंग बट एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, राइट। आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये कंसेप्ट है एप्लीकेबिलिटी पार्ट का। भैया वॉलंटरी डीलिस्टिंग कराना है आपको, कंपलसरी डीलिस्टिंग कराना है, एज द केस में भी, राइट। वॉलंटरी डीलिस्टिंग कराना है या कंपलसरी डीलिस्टिंग कराना है, होगा तीन तरीके से। सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो, कुछ स्टॉक एक्सचेंज से बट फिर भी कुछ में आपका एक तो नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज रहेगा ही लिस्टेड, राइट, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं है। या अगर स्मॉल कंपनी को अपने शेयर डीलिस्ट कराने हैं तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी, बिडिंग प्रोसेस का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, राइट। तो ये हुआ एप्लीकेबिलिटी पार्ट ऑफ दीज रेगुलेशंस। नाउ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो बात करते हैं यार नॉन एप्लीकेबिलिटी की। मतलब रेगुलेशन 2009 नहीं लगेगा। दिस रेगुलेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू सिक्योरिटीज लिस्टेड विदाउट मेकिंग पब्लिक इशू on the ITP institutional trading platform of a recognized stock exchange। बहुत ध्यान से, ये ITP क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, याद रखना। BSE NSE ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशन वाइज स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप इनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं BSE NSE की, याद रखना BSE की कंडीशंस थोड़ी सी लिबरल हैं बट NSE की कंडीशन बहुत टाइट है फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। अब अगर आप इनकी कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट हो जाएं, बट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी आपके पास लिस्टिंग का ऑप्शन है। छोटे छोटे से स्टॉक एक्सचेंज हैं, मतलब BSE NSE के सबऑर्डिनेट स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। NSE ने इमर्ज नाम से, गूगल पे सर्च करें सब आपको मिल जाएगा। NSE ने इमर्ज नाम से सब स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया था जहां पर आप अपनी कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग करवा सकते हैं, और हमने ये डिस्कशन LODR में करा हुआ है ITP का, राइट। आगे, अंडर अ स्कीम सैंक्शन बाय द बोर्ड फॉर BIFR, राइट। बहुत ध्यान से, BIFR ने कोई स्कीम लॉन्च करी है, उस स्कीम के तहत आप कोई पब्लिक इशू लेकर तो नहीं आए हैं, तो आपकी BSE NSE पे लिस्टिंग नहीं होगी, बट आपकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी, ITP प्लेटफॉर्म पे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, सबऑर्डिनेट टू नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज, अंडर द SIC Industrial Companies Special Provision Act 1985 or by the National Company Law Tribunal under Section 262 of the Companies Act 2013. If such scheme lays down that any specific procedure to complete the delisting
और प्रोवाइड एन एग्जिट ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ स्पेसिफाइड रेट। मतलब अगर कोई कंपनी सिक कंपनी है और उस सिक कंपनी के लिए BIFR ने, याद रखना, अगर कोई कंपनी सिक कंपनी है, सिक कंपनी मतलब आपकी नेटवर्थ से ज़्यादा के लॉसेस हो चुके हैं, तो लॉ ने बोला उस कंपनी को BIFR ने क्या डिक्लेयर किया है यार, सिक कंपनी। BIFR एक बोर्ड है, राइट, और ये बोर्ड क्या करता है, नाम से लग रहा है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस करता है, राइट, कि भाई अगर उम्मीद हो ये कंपनी को फिर से रिवाइव करने के लिए तो ये काम करता है ये। आगे और किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, to any delisting of equity shares of a listed entity made pursuant to a resolution plan। मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सेक्शन 31 में आपने एक रिजोल्यूशन प्लान बनाया है। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी ने पैसा नहीं दिया क्रेडिटर्स का, इट कैन बी ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, किसी भी तरीके का क्रेडिटर हो सकता है, आपने उनका पैसा नहीं दिया, राइट, नहीं दिया तो साहब वो चले गए IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में चले गए। एक अलग से एक्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनीज के लिए, आप इस वाले कोड में चले गए। यहाँ पर जो अथॉरिटी है नाम होता है IBBI इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो IBBI आपको बोलेगा कि भाई आपकी जो इंसॉल्वेंसी कहानी है, आपको जो पैसा देना है, उसके लिए एक रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा। रिजोल्यूशन प्लान मतलब कि भाई किस किस तरीके से आप ये क्रेडिटर्स का पेमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या मोड्स अवेलेबल है हमारे पास पेमेंट करने का। उस प्लान को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन प्लान, जो सेक्शन 31 ऑफ IBC कोड 2016 में बनता है, राइट, याद रखना। चले, तो इन्होंने बोला है कि ये वाले रेगुलेशंस भी उस पर नहीं लगेंगे अगर आपका रिजोल्यूशन प्लान बना है, और रिजोल्यूशन प्लान जो आपने बनाया है वो सेक्शन 31 ऑफ IBC कोड में बनाया। इफ सच प्लान लेज डाउन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर टू कंप्लीट द डीलिस्टिंग ऑफ सच शेयर, और उस प्लान के तहत लिखा हुआ है कि भाई आपके शेयर्स की डीलिस्टिंग होगी, तो लॉ ने बोला फिर वो फॉलो करो, फिर ये फॉलो नहीं करना आपको। या फिर प्रोवाइड्स एन एग्जिट ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर एट अ प्राइस स्पेसिफाइड इन द रिजोल्यूशन प्लान, राइट, बहुत ध्यान से। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2009 अप्लाई नहीं होगा उन सारे केसेस में जहां पर ऑलरेडी कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व है और वो प्रोसेस को ऑलरेडी डील कर रही है, राइट। फॉर एग्जांपल सब BIFR है इन केस ऑफ सिक कंपनी, राइट। हम बात कर रहे हैं लॉसेज वाले केस में, या आपकी कंपनी ऑलरेडी IBC कोड में पहुंच चुकी है, वहाँ रिजोल्यूशन प्लान बन चुका है और आप उसके अकॉर्डिंग डीलिस्टिंग होगी या एग्जिट प्राइस निकाली जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रोसेस में आपको क्या नहीं करना है, फिर आपको रेगुलेशन 2009 का डीलिस्टिंग फॉलो नहीं करना है। और नहीं करना है तो हमको समझ में आ गया ऑलरेडी किसी एक्ट में आपकी प्रोसेस चल रही है, फिर आपको ये रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलें, हमने बात करी एप्लीकेबिलिटी की, हमने बात करी नॉन एप्लीकेबिलिटी की। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में डीलिस्टिंग परमिसिबल नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज विल नॉट परमिट फॉर डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, राइट। इन ग्राउंड्स पर डीलिस्टिंग नहीं होगी। पहला पॉइंट, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी, डीलिस्टिंग नहीं होगी। बायबैक अलग कंसेप्ट है, राइट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मेड बाय द कंपनी, सब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब आपने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को शेयर्स दिए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। द पीरियड ऑफ लिस्टिंग शुड नॉट बी लेस देन 3 ईयर। अरे भाई कम से कम 3 साल लिस्टिंग के आनंद लुफ्त उठाओ, उसके बाद डिलिस्ट कराने आना। लॉ ने बोला 1 साल पहले आपने लिस्टिंग कराई, ज़माने भर का खर्चा करा, सबको परेशान करा, फिर बोल रहे हैं सर हमारे शेयर आप डिलिस्टिंग कर दो। लॉ ने बोला फालतू बकवास नहीं। अरे भाई पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, बायबैक। बायबैक वाले केसेस में स्टॉक एक्सचेंज परमिट नहीं करेगा डीलिस्टिंग के लिए। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ध्यान से, बायबैक में भी हम शेयर्स वापस लेते हैं पैसा देकर, एंड डीलिस्टिंग में भी हम शेयर्स वापस लेंगे पैसा देकर। दोनों का बेस वही है कि भाई हम पब्लिक से अपने शेयर वापस ले रहे हैं पैसा देकर, बट दोनों का तरीका अलग अलग है।
instruments which are convertible into the same class of equity share that are sought to be delisted are outstanding। मतलब आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आपके पास क्या है यार, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं। लॉ ने बोला जब कन्वर्ट हो जाए ना इक्विटी शेयर्स में तब आना, आज के दिन बात मत करो कि भाई आज आपको डीलिस्टिंग करानी है, ऐसा नहीं होता है, राइट। चलें, डीलिस्टिंग ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ नहीं होता यार, हमने ऑलरेडी बात की है कि भाई इक्विटी शेयर्स में ही होगा। नोट फर्स्ट पॉइंट, नो प्रमोटर शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय द फंड्स ऑफ द कंपनी टू फाइनेंस एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ऐसा काम नहीं करना प्रमोटर को। सेकेंड पॉइंट, नो प्रमोटर शेल एम्प्लॉय एनी डिवाइस और स्कीम टू डिफ्रॉड द शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, आपको शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स को चीट नहीं करना है। नो प्रमोटर शेल एंगेज इन एनी एक्ट दैट इज फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव इन कनेक्शन विद सच डीलिस्टिंग, मतलब प्रमोटर को इनमें से कोई भी काम नहीं करना। अगर आपने इनमें से कोई भी काम किया है तो वो डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, रेगुलेशंस का कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, राइट। तो हमने क्या बात करी है यार, इन 5 केस में आपकी डीलिस्टिंग परमिसिबल नहीं होगी। अगर कंपनी ने बायबैक किया डीलिस्टिंग परमिसिबल नहीं होगी। अगर कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था शेयर्स का तो डीलिस्टिंग अलाउड नहीं होगा। 3 साल से कम लिस्टिंग भी हुए हैं तो आपको डीलिस्टिंग की परमिशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग है इंस्ट्रूमेंट जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करोगे वो आउटस्टैंडिंग है, डीलिस्टिंग नहीं होगा। या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ की तो डीलिस्टिंग होती ही नहीं है। क्यों भाई, रेगुलेशन का नाम क्या है, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2009, मतलब सिर्फ और सिर्फ डीलिस्टिंग किसका होगा यार, इक्विटी शेयर्स का होगा, राइट। आगे और नोट में हमने ये बात करी है कि भाई नो प्रमोटर शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय द फंड्स, नो प्रमोटर शेल एम्प्लॉय द डिवाइस, नो प्रमोटर शेल एंगेज इन एनी एक्ट दैट इज फ्रॉडुलेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि भाई इन केसेस में डीलिस्टिंग परमिसिबल नहीं है, राइट। बहुत ध्यान से एग्जाम में 5 नंबर का एक सवाल पूछ सकते हैं आप पर कि भाई कौन कौन से केसेस हैं जिसमें डीलिस्टिंग परमिसिबल नहीं है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट, हम बात कर रहे हैं सब वॉलंटरी डीलिस्टिंग विद एन एग्जिट ऑप्शन, राइट। ये फर्स्ट वाला केस था कि भाई हम सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से क्या कराने वाले हैं, डीलिस्टिंग कराने वाले हैं और हम शेयर होल्डर्स को क्या देने वाले हैं, एग्जिट ऑप्शन देने वाले हैं, राइट। बहुत ध्यान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। अगर ये पूरा का पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया, मान के चले सब बहुत प्यारे नंबर मिलने वाले हैं, राइट। चले हम स्टार्ट करें साहब, वॉलंटरी डीलिस्टिंग बाय विद एन एग्जिट ऑप्शन, मतलब हम सारे, मेरी कंपनी सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कराने वाली है और अगर डीलिस्ट कराने वाले हों देन यू नीड टू प्रोवाइड एन एग्जिट ऑप्शंस टू द शेयर होल्डर्स, राइट। चलें प्रोसेस क्या होगा, 1 बाय 1 स्टेप। सबसे पहला, कंपनी बुलाएगा एक बोर्ड मीटिंग। अरे भाई सबसे पहले तो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे ना कि साहब हमको डीलिस्टिंग करानी है या नहीं करानी है। चले हमने बड़ा कर दिया ये प्रोविज़न। चले सबसे पहली बात तो कंपनी क्या कॉल करेगा, बोर्ड मीटिंग। कोई भी काम होता है सबसे पहले हम डायरेक्टर से पूछते हैं भाई करना क्या है। चले हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई और बोर्ड मीटिंग हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि आईपीएल में कितना पैसा कमाया आपने। यस, आईपीएल में कितना पैसा कमाया मतलब वो पैसे लगाकर, ये डिस्कशन नहीं होना है बोर्ड मीटिंग में। साहब हमको बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना है कि भाई हमको शेयर्स की डीलिस्टिंग करना है कि नहीं करना है, राइट। चले आगे, अब बोर्ड मीटिंग होगी तो उसका रिजोल्यूशन पास होगा, मतलब जो भी हमने डिसीजन लिया है बोर्ड मीटिंग में वो हमको करना है कम्युनिकेट किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बोर्ड मीटिंग बुलाओ। बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में टॉपिक एजेंडा क्या होगा हमारा, हमको डिस्कस करना है किसके बारे में यार, डीलिस्टिंग के बारे में। एक बात, जो भी हमारा डिसीजन रहा, अगर कोई डिसीजन रहा है तो किसको इंटीमेट करना है आपको, यू नीड टू इंटीमेट टू द स्टॉक एक्सचेंज। आगे इंटीमेट कर दिया, अब हमको मालिक लोग से पूछना पड़ेगा और आप बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर्स हैं, आप तो नौकर हों, आप तो एम्प्लॉई हों, देन यू नीड टू आस्क फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर की हम कौन सी मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग, इट कैन बी एजीएम, इट कैन बी ईजीएम, राइट।
एंड हमको पास करना है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी है, वो भी हमको ये पास करना है पोस्टल बैलेट के थ्रू। पोस्टल बैलेट मतलब जो सेक्शन नंबर 110 में है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। बहुत ध्यान से। अब लॉ ने बोला सबसे पहले आप क्या बोला यार, बोर्ड मीटिंग बोला। बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना है साहब डीलिस्टिंग के बारे में। अगर कोई आपका डिसीजन हो गया है तो वो बोर्ड मीटिंग का जो आपका डिसीजन था, इनफैक्ट मिनट्स थे, वो आपको इंटीमेट करना है। उस बोर्ड मीटिंग की जानकारी पूरी की पूरी आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको क्या बुलाना है, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब सब इट कैन बी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग और सेक्शन 96, और इट कैन बी ईजीएम, सेक्शन 100 ईजीएम में, राइट। दोनों पॉसिबिलिटी है। चले, मीटिंग बुला ली, शेयर होल्डर आ गए, आपने क्या पास कर दिया, आपने उनके सामने मैटर रखा, सब शेयर होल्डर ने 75 शेयर होल्डर अग्री होना चाहिए उस मैटर पे, देन आपका क्या पास होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। और ये जो रिजोल्यूशन पास करना है, ये पास करना है पोस्टल बैलेट के थ्रू। मतलब आपको शेयर होल्डर को फिजिकली नहीं बुलाना है, आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है एज पर सेक्शन 110। आपको मैक्सिमम शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है। अरे भाई, पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट है ही क्यों? अगर कंपनी मीटिंग बुलाती है ना तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स नहीं जाते। इनफैक्ट 20-30% शेयर होल्डर चले जाएं, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए लॉ ने बोला भाई एक काम करो, आप तो एक ड्राफ्ट बनाओ, सबके घर चिट्ठी भेज दो, सब लोग पढ़कर उस पर हाँ या ना पे टिक लगा देंगे, आपको वो सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगी। आप देख लो कि भाई कितना % मेंबर ने रिजोल्यूशन दिया है, तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, राइट। आपको फिजिकली हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने चिट्ठी में जो यस लिख दिया, हम मान लेंगे आपने मीटिंग में हाथ उठा दिया। तो ये पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूवल लेनी है। एंड पोस्टल बैलेट का अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, देन यू कैन रेफर सेक्शन 110 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। चलें, अब whether the vote cast by the public shareholder in favor of the proposed amount to at least twice the amount the number of vote cast by the public against it, अगर मतलब कम से कम 2 गुना तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, आपका डीलिस्टिंग का सपना सपना ही रहेगा। अगर हो गया ऐसा, राइट। चले, फिर बाद में नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब अगर रिजोल्यूशन पास हो गया, फिर एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू RSE। फिर हमको एप्लीकेशन लगानी है, किसको, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट कवरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब सब एप्लीकेशन लगाने के वक्त के पहले वाली आपको एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी 6 महीने की, वो देनी पड़ेगी। आगे स्टॉक एक्सचेंज डिस्पोज ऑफ कर देगा एप्लीकेशन विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। फटाफट काम होगा, सब स्टॉक एक्सचेंज 5 दिन में आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा। एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, अपॉइंट करोगे मर्चेंट बैंकर का कि भाई तू प्रोसेस चालू कर दे फटाफट, किसकी, डीलिस्टिंग की। डिटरमाइन करना है ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस मतलब थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस आफ्टर फिक्सिंग फ्लोर प्राइस। आपको ऑफर प्राइस मतलब कौन सी प्राइस पर हम देने वाले हैं सामने वाले को ऑफर और शेयर्स वापस लेने वाले हैं, आपको डिटरमाइन करना है फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस मतलब क्या होता है, बेस प्राइस। मिनिमम प्राइस को हम क्या बोलते हैं यार, फ्लोर प्राइस। ओपन करो एस्क्रो अकाउंट, सारा का सारा पैसा उसमें जमा कर दो। एस्क्रो अकाउंट के बाद हमको देना है पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल। याद रखना कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स देखते जाना। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मीन्स अप्रूवल on the basis of documentation. अप्रूवल ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं यार, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। चले, फिर आपको डिस्पैच करना है लेटर ऑफ ऑफर विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ
फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। न्यूज़पेपर में ऐड आएगा भाई डीलिस्टिंग का, और आपको उससे 2 दिन के अंदर क्या करना है, पब्लिक अनाउंसमेंट देना है। बिडिंग स्टार्ट होगी विद इन 7 डेज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। बिडिंग स्टार्ट होने वाली है 7 दिन के अंदर। बिड क्लोज होगी आफ्टर 5 डेज। डिटरमाइन करो कौन सी प्राइस यार, ये वाली प्राइस। भाई क्या प्राइस है, वेदर प्राइस एक्सेप्टेड बाय द प्रमोटर, राइट। प्रमोटर ने क्या कोई प्राइस डिसाइड एक्सेप्ट की है क्या, पब्लिक से पूछा है ना बुक बिल्डिंग के थ्रू कि आप इस रेंज में कौन सी प्राइस पर ऑफर देना चाहते हो। अगर कर दी है तो आगे का प्रोसेस है, नहीं करी है तो आगे कंसेप्ट है। हम बात कर रहे हैं कि भाई जो ऑफर प्राइस डिसाइड की है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, वो प्रमोटर ने एक्सेप्ट कर दी है। आगे, द प्रमोटर एंड द मर्चेंट बैंकर शेल मेक पब्लिक अनाउंसमेंट। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ द ऑफर विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर। 5 दिन में आपको एक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा कि भैया बधाई हो, हमारा ऑफर सक्सेसफुल हो गया। वेदर ऑफर इज सक्सेसफुल, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, यस। पेमेंट कर देंगे शेयर होल्डर को 10 दिन के अंदर, जब से ऑफर क्लोज हुआ है कर दिया हमने। फाइनल एप्लीकेशन लगानी है स्टॉक एक्सचेंज को कि सर बधाई हो, हमारी कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है। अब वेदर प्राइस एक्सेप्टेड बाय द प्रमोटर, नहीं, ऑफर नहीं करी हमने, एक्सेप्ट नहीं करी प्रमोटर ने, तो प्रमोटर्स क्या देंगे फिर, काउंटर ऑफर, यस दे दिया है। मेक अ काउंटर ऑफर विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। और अगर काउंटर ऑफर नहीं दिया या शेयर्स वापस नहीं लिए, पैसा नहीं दिया, दोनों केस में आपको रिफंड ऑफ शेयर्स विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ बिड पीरियड। याद रखना, यहाँ पर पैसा रिफंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम शेयर्स रिफंड कर रहे हैं, किसके, शेयर होल्डर के 10 दिन के अंदर। तो ये ओवरऑल आपके पास एक छोटा सा प्रोसेस है, किस चीज़ का, वॉलंटरी डीलिस्टिंग का विद एन एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। हमने क्या क्या बात करी है, सबसे पहला हमने बात करी है कि भाई आपको क्या करना है, बोर्ड मीटिंग बुलाना है। बोर्ड मीटिंग बुलाकर हम डिसाइड करेंगे अबाउट द लिस्टिंग प्रोसेस। बोर्ड मीटिंग आ गई, डिसाइड कर लिया, इंटीमेट कर दो स्टॉक एक्सचेंज को कि सर हमने ऐसा ऐसा काम कर लिया है। देन उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाओ। जनरल मीटिंग में 75% अप्रूवल लेनी है, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, और ये भी कौन से पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना है। फिर बाद में हमको ये देखना भाई कितना रिजॉल्व, अगर बाई चांस अप्रूवल नहीं दिया तो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, अगर दे दिया अप्रूवल तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए आरएससी को अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट। और याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेशन की डेट से, जब हम एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं आरएससी को, उससे 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। आपने एप्लीकेशन लगा दी, आपको 5 दिन में वो जवाब दे देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। दे दिया, मर्चेंट बैंकर का अपॉइंटमेंट करो, भाई डीलिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर। डिटरमाइन करो ऑफर प्राइस बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, और फिक्स करो फ्लोर प्राइस। ओपन करो एस्क्रो अकाउंट, उसमें पैसा जमा कर दो। पब्लिक अनाउंसमेंट देना है 1 वर्किंग डेज में, जब से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है, किससे, स्टॉक एक्सचेंज से। डिस्पैच कर दो लेटर ऑफ ऑफर 2 वर्किंग डेज में, जब से पब्लिक अनाउंसमेंट है। और बिडिंग स्टार्ट होगी, बिडिंग क्लोज होगी। बिडिंग स्टार्ट करना है आपको पब्लिक अनाउंसमेंट से 7 दिन में, मतलब 5 दिन तक ये ओपन रहेगा। प्राइस डिटरमाइन करो, प्रमोटर को एक्सेप्ट है, अच्छी बात है, आगे का प्रोसेस फॉलो करो, ये वाला नहीं है एक्सेप्ट, ये वाला प्रोसेस फॉलो करो। काउंटर ऑफर दे दिया, ये वाला प्रोसेस फॉलो करो, नहीं दिया तो 10 दिन में उनके शेयर्स वापस कर देना, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है यार, ये हमारे पास प्रोसीजर है फॉर द पर्पस ऑफ वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज विद एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो बात करता है यार प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज, राइट। हमने बात की है अभी कि हमने सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स को डिलिस्ट कराया है, बट इस कॉन्सेप्ट में हम सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट नहीं करा रहे हैं। एक और चीज़,
कम से कम एक नेशन वाइज स्टॉक एक्सचेंज में तो आपके शेयर्स लिस्टिंग रहेगा ही। सब्जेक्ट टू लिस्टिंग एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल्स, मतलब BSE NSE में से किसी एक ना एक स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टिंग रहनी ही चाहिए आपकी। चले, कंसेप्ट क्या है? इफ आफ्टर द प्रपोज डीलिस्टिंग फ्रॉम एनी वन और मोर RSE, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, the equity share would remain listed on a RSE which has nationwide trading terminal. No exit opportunity needs to be given to the public shareholder. आपको क्या नहीं देना यार? कोई भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना है। चले, सबसे पहले तो हम कन्वे करेंगे बोर्ड मीटिंग। अरे भाई, हर जगह सबसे पहले क्या होने वाली है? बोर्ड मीटिंग। The proposed delisting shall be approved by resolution of the board of directors of the company in meeting. मतलब आपको सबसे पहले तो क्या पास करनी है यार? बोर्ड मीटिंग में आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब 51% डायरेक्टर्स की अप्रूवल। एक बात, जो भी डिसीजन होगा आपका बोर्ड मीटिंग में वो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है। यही दोनों पॉइंट कहाँ पर थे हमारे पास? ऑल स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग वाले में। चल, इसके बाद कंपनी क्या करेगी? पब्लिक नोटिस देगी प्रपोज डीलिस्टिंग के लिए। कम से कम एक इंग्लिश नेशनल डेली में, इकोनॉमिक टाइम्स में दे दो यार, टाइम्स ऑफ इंडिया में, बिजनेस लाइन दे दो, एक हिंदी नेशनल दैनिक भास्कर में दे दो, वन रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर जहां पर आपकी कंपनी लिस्टेड है, ऑफ द रीजन वेयर द कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर लोकेटेड, मतलब अगर गुजरात में है तो गुजराती लैंग्वेज देना पड़ेगा आपको, जहां पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से हटा रहे हो। डिटेल्स शेल मेंशन इन द पब्लिक नोटिस लाइक नेम ऑफ द RSE फ्रॉम वेयर द इक्विटी शेयर्स आर इंटेंडेड टू बी डीलिस्टेड। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग हो रही है, पहली बात वो बताना है आपको। रीज़न क्या है भाई डीलिस्टिंग का, वो बताना है आपको। द फैक्ट ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, और दूसरी जगह रहेगी तो आप चिंतित ना हो, ये भी आपको बताना है नोटिस में। फिर कंपनी लगाएगी एप्लीकेशन टू द कंसर्न स्टॉक RSE फॉर डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। RSE आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा 30 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर क्या कर देगा? आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा। इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट which will be prepared after the delisting include the name of RSE where the company got voluntarily delisted। मतलब आपने जो भी उसके बाद डीलिस्टिंग होने के, फ्यू स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग होने के बाद आपकी जो नेक्स्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट बनेगी नेक्स्ट ईयर की, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज से हमने डीलिस्ट करा लिया है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, काहे की बात कर रहा है ये? फ्यू स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग की बात करता है, राइट। चले, छोटा सा कंसेप्ट, स्मॉल कॉन्सेप्ट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का कॉन्सेप्ट है। फ्यू स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा स्टार्ट वॉलंटरी डीलिस्टिंग बाय स्मॉल कंपनीज, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये देखना कि भाई इस रेगुलेशन में स्मॉल कंपनी मतलब क्या। तो इन्होंने बोला स्मॉल कंपनी मीन्स a company which has a paid up share capital not exceeding rupees 10 crores, right। आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, एंड नेटवर्थ 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। भाई आपके पास कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है प्लस 25 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ नहीं है, तो ऐसी कंपनी को हमने कहाँ क्लासीफाई कर दिया? आपको हम क्या बोलेंगे? आप कौन हो? स्मॉल कंपनी। एक बात, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ट्रेडेड ऑन ईच सच RSE ड्यूरिंग द 12 कैलेंडर मंथ immediately preceding the date of board meeting is less than 10% of the total number of shares of the company। पिछले 12 महीने में आपके शेयर्स में टोटल शेयर्स का 10% ही ट्रेडिंग हुई है मात्र, राइट। तो हम डीलिस्टिंग कराने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, 3 कंडीशन है स्मॉल कंपनी के लिए। पहला तो पेड अप कैपिटल नेटवर्थ के बेस पर, सेकंड ट्रेडिंग के बेस पर, थर्ड
कंपनी हैज़ नॉट बीइंग सस्पेंडेड बाय एनी RSE हैविंग नेशनवाइड बाय एनी नॉन कंप्लाइंस इन द प्रीसीडिंग 1 ईयर। और पिछले 1 साल में किसी नॉन कंप्लाइंस के चलते हुए आपकी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग मना नहीं की थी, तो ये अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं प्लस कंडीशंस हैं, तो आपकी कंपनी को हमने क्या बोल दिया, स्मॉल कंपनी। एंड अकॉर्डिंगली वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, वॉलंटरी, तभी तो आप वॉलंटरी करोगे, राइट। चले, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा हम वो बात करें। सबसे पहले तो आपको डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो कि भाई हम जाना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट कर दो स्टॉक एक्सचेंज को। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम है, फ्यू स्टॉक एक्सचेंज, ऑल स्टॉक एक्सचेंज में आगे। फिर अपॉइंट करना है मर्चेंट बैंकर, जो बंदा किसके पास रजिस्टर्ड है, सेबी के पास। अरे भाई 4 तरह के मर्चेंट बैंकर 4 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होते हैं, 1 2 3 4 मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन याद करो। उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर की इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, वो भी पास करना है पोस्टल बैलेट। ऑल स्टॉक एक्सचेंज वाला कंसेप्ट है ये। स्पेशल रिजोल्यूशन शैल बी एक्टेड अपॉन ओनली, स्पेशल रिजोल्यूशन पे हम काम करेंगे इफ द वोट कास्ट बाय पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल अमाउंट टू एटलीस्ट, मतलब पब्लिक ने जो वोट डाले हैं, अगर 10 लोगों ने अगेंस्ट में डाले तो 20 लोगों ने फेवर में डाले, ट्वाइस होना चाहिए, राइट। ये वाला कंसेप्ट, वो भी पब्लिक शेयर होल्डर वालों ने, राइट। सब्सिक्वेंटली द कंपनी शेल मेक एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न RSE, और हम लेंगे इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। रिवाइज करते जाओ, काम में आता जाएगा। अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट, पिछले 6 महीने से 6 महीने की कम से 6 महीने ज़्यादा पुरानी ऑडिट रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो कवर करे कि कंपनी अभी भी सक्षम है पैसा वैसा वापस करने में। उनको मेन यही चेक करना है ऑडिट रिपोर्ट से। चले, तो हमने क्या क्या पॉइंट देखे हैं। सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, इंटीमेट करो स्टॉक एक्सचेंज को, फर्स्ट पॉइंट। मर्चेंट बैंकर का अपॉइंटमेंट जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हो। जनरल मीटिंग बुलाओ, SR पास करो पोस्टल बैलेट के थ्रू। आपको ये रिजोल्यूशन पे कब काम करना है, कम से कम जब पब्लिक शेयर होल्डर ने ट्वाइस ऑफ द अगेंस्ट वोट के थ्रू वोटिंग दे दी है, मतलब फेवर में 2 टाइम्स दे दिया है, और आपको एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, राइट। नेक्स्ट चार्ट, स्टॉक एक्सचेंज आपके एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा 5 वर्किंग डे जब से एप्लीकेशन मिली है। यही कंसेप्ट कहाँ था हमारा, ऑल स्टॉक एक्सचेंज वाले कंसेप्ट में। वाइल कंसिडरिंग द एप्लीकेशन, स्टॉक एक्सचेंज कंसिडर करेगा, पहला आपने कंप्लाइंस की है कि नहीं की है सेबी रेगुलेशन की, वो देखेगा। इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करा है नहीं कराया, वो देखेगा। लिस्टिंग फीस का पेमेंट बराबर किया कि नहीं किया, और कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट। तो ये 1 2 3 4 चीज़ें आपको देखनी है। एग्जिट प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द फ्लोर प्राइस। एग्जिट प्राइस याद रखना, सब CB SAST सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। अरे भाई इसका फुल फॉर्म मिल गया, फिर से SAST सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग जो बेस प्राइस आई है उसको ध्यान रखना है आपको। पब्लिक नोटिस दो, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हिंदी में और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में जहां पर RSE लोकेटेड है। लगभग वैसा ही प्रोसेस है जो फ्यू स्टॉक एक्सचेंज का है या ऑल स्टॉक एक्सचेंज का। द प्रमोटर शैल राइट इंडिविजुअल लेटर टू द पब्लिक शेयर होल्डर। भाई इंटेंशन क्या है हमारी, एग्जिट प्राइस और उसका रीज़न लॉजिक रेशनल क्या है एग्जिट प्राइस का, और सीकिंग द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर फॉर डीलिस्टिंग प्रपोजल। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 90% ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर शेल गिव देयर पॉजिटिव कंसेंट इन राइटिंग फॉर डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स। कम से कम 90% अप्रूवल देना चाहिए कि ठीक है। शेयर होल्डर शुड बी गिवन अंडर 2 ऑप्शन, और उनको हम 2 ऑप्शन देंगे। पहला कि भाई आप सरेंडर कर दें अपने शेयर एट द एग्जिट प्राइस डिटरमाइन, जो एग्जिट प्राइस डिटरमाइन करिए उस पर सरेंडर कर दें, एक बात। या टू रिमेन द शेयर होल्डर इवन इफ द शेयर्स गेट डीलिस्टेड। आप शेयर होल्डर तो रहो हमारे, भले ही शेयर्स की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, डीलिस्टेड हो जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
एटलीस्ट 90% ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर वो अपनी कंसेंट दें, ठीक है। ओके, ये डबल हो गया, राइट। आगे ये डायरेक्टली यहाँ गया। द प्रोसेस ऑफ इन्वाइटिंग द पॉजिटिव कंसेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रपोजल फॉर डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स टू बी मेड विद इन 75 वर्किंग डेज ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर टू द शेयर होल्डर। 75 वर्किंग डेज में आपको ये काम करना है और प्रमोटर सारा का सारा पेमेंट कर देगा इन कैश टू द पब्लिक शेयर होल्डर हु हैव टेंडर्ड देयर शेयर विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 75 वर्किंग डेज। मतलब ओवरऑल 90 दिन का, 3 महीने का ड्यूरेशन तो है इन्वॉल्व। A final application for delisting to be made to the concerned RSE accompanied with such proof कि हमने एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी थी और अकॉर्डिंगली RSE आपकी रिपोर्ट को डिस्पोज ऑफ कर देगा और बधाई हो कब फाइनल डीलिस्टिंग ऑर्डर पास कर देगा, राइट। तो ओवरऑल ये कंसेप्ट है हमारे पास। सिंपल कंसेप्ट था कि भाई स्मॉल कंपनी को अगर डीलिस्टिंग कराना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, राइट। आगे ये जो डीलिस्टिंग वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम में वो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले आपको स्मॉल कंपनी होना चाहिए, 3 कंडीशन ABC फुलफिल होना चाहिए, तभी आपको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी। फिर प्रोसीजर क्या है, तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट एग्जाम में लिख सकें कि भाई ये प्रोसीजर है स्मॉल कंपनी को डीलिस्ट कराने का। इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग कंसेप्ट है, कंपलसरी डीलिस्टिंग की बात कर रहा है। मतलब यहाँ कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट की है कंपनी ने, तो भाई सेबी ने बोला, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि साहब दुकान बंद करो, अब आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी, आपको कराना है कंपलसरी डीलिस्टिंग, राइट। बहुत ध्यान से, कंपलसरी डीलिस्टिंग रिफर्स टू परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज एज अ पेनलाइजिंग मेजर। आपके ऊपर हम पेनल्टी लगा रहे हैं एक तरह से। एट द बेहेस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, किसकी इच्छा पर, स्टॉक एक्सचेंज की इच्छा पर, फॉर नॉट मेकिंग सबमिशन, आपने कोई सबमिशन नहीं करा या आपने कंप्लाई नहीं करा कोई रिक्वायरमेंट जो लिस्टिंग एग्रीमेंट में कही गई थी, जो भी टाइम प्रिस्क्राइब थे। अरे भाई आप लिस्टिंग की फीस नहीं देते हो यार, गंदी बात है। आगे, एज पर रेगुलेशन 22(1), इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखना। अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में बाय ऑर्डर डीलिस्ट कर सकता है कोई भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स एज प्रिस्क्राइब अंडर SCRA, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। फिर से सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन नंबर 21A है जो डीलिस्टिंग की बात करता है। ये डिसीजन आपको कौन लेगा यार, पैनल टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द RSE। ये डीलिस्टिंग होना है नहीं होना है ये कौन डिसाइड करेगा, एक पैनल, राइट। पैनल ऑफ पर्सन्स कौन कौन रहेगा यार, जिसमें 2 डायरेक्टर्स रहेंगे ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें एक कौन रहेगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टर्स का रहेगा, एक पर्सन MCA या ROC का रहेगा और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ RSE। ये पैनल डिसाइड करेगा कि भाई इस कंपनी का क्या होना चाहिए। आपने ऑर्डर पास कर दिया, नोटिस आपने पब्लिश कर दिया एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में जहां पर स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है। याद रखना पूरे के पूरे डीलिस्टिंग कॉन्सेप्ट में आपको जो पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, जो नोटिस पब्लिश करना है, वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस वाले प्लेस की लैंग्वेज में नहीं करना है, वो जो RSE लोकेटेड है वो जो लैंग्वेज है वहाँ पर आपको देना है, राइट। टाइम पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द नोटिस बी गिवन टू एनी पर्सन जो अग्रीव्ड है कि भाई देखो अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो टाइम लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज़ 15 डेज, राइट। 15 डेज में जब से वो विज्ञापन आया है, जब से न्यूज़पेपर में ऐड आया है, तब से 15 डेज में आपको अपना अगर आपको कोई देना है तो आप दे सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। अकॉर्डिंगली RSE पास कर देगा डीलिस्टिंग का ऑर्डर 15 डेज में ऑफ द लास्ट डेट व्हेन द रिप्रेजेंटेशन कैन बी मेड। वाइल पासिंग द ऑर्डर वो कंसिडर करेगा कुछ बातें। पहली बात, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अलेज्ड नॉन कंप्लायंस। अरे भाई नॉन कंप्लायंस किस तरीके की है, क्या इतनी सीरियस नॉन कंप्लायंस है कि भाई कंपनी को डीलिस्टिंग करानी पड़ रही है, नहीं कंपलसरी डीलिस्टिंग हो रही है।
नंबर एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर हु मे बी अफेक्टेड बाय दिस नॉन कंप्लाइंस, बहुत सीरियस नॉन कंप्लाइंस है। द स्टेटस ऑफ कंप्लाइंस ऑफ द कंपनी विद द ऑफिस ऑफ कंसर्न्ड ROC, और आपने जो भी ऑर्डर है वो आपने पब्लिश करना है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, रीजनल लैंग्वेज जहाँ पर लोकेटेड है। फिर से बोल रहा हूँ, पूरे के पूरे डीलिस्टिंग में आपको जब भी न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना है, एडवर्टीजमेंट देना है, सर्कुलेट देना है, वो कंपलसरी उस स्टॉक एक्सचेंज में होगा जहाँ पर आपके उस लैंग्वेज में होगा जहाँ पर आपका वो RSE लोकेटेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है। एडिशनली इट शुड also inform all other stock exchange जहाँ पर कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं अबाउट सच डीलिस्टिंग एंड द सराउंडिंग circumstances, राइट। चलो आगे। द RSE shall form a panel of experts valuer from whom the valuer or the valuer shall be appointed. The promoters of the delisted company acquire करेगा इक्विटी शेयर्स पब्लिक से और उनको वैल्यू डिटरमाइन करेगा जो वैल्यूअर ने निकाली है। पैसा वापस करना है ना, तो लॉ ने बोला वैल्यूअर डिटरमाइन करेगा किस प्राइस पर आपको पैसा वापस किस प्राइस पर आपको शेयर वापस लेना है। जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ RSE डिटरमाइन करेगा फेयर वैल्यू जो पब्लिक को हमें वापस करनी है। ऐसा नहीं है आप आराम से डिसाइड कर दे, लॉ ने बोला 3 महीना। द प्रमोटर को एक्वायर करना पड़ेगा शेयर्स उस फेयर वैल्यू पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नो ओपन ऑफर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द डीलिस्टेड कंपनी इन केस ऑफ कंपलसरी डीलिस्टिंग। ओपन ऑफर जैसा कुछ नहीं होता, मतलब जो हम नॉर्मल वॉलंटरी में जो हम खुद जा रहे थे साहब डीलिस्टिंग कराने के लिए, चाहे तो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से चाहे फ्यू स्टॉक एक्सचेंज से, वहाँ पर ऑप्शन था हमारे पास कि भाई हम ओपन ऑफर देकर प्राइस डिटरमाइन कर सकें। बट लॉ ने बोला आपको डिफ़ॉल्टिंग हो, हम डिफ़ॉल्टिंग को कोई मौका नहीं देंगे। सब ये तो कौन डिसाइड करेगा? वैल्यूअर, पैनल ऑफ वैल्यूअर। वेयर अ कंपनी हैज़ मेड अ कंपल्सरी डीलिस्टेड द कंपनी, where a company has been compulsory delisted, the company, its whole-time director, promoter, companies which are promoted by any of them shall not directly indirectly access the security market। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर कंपल्सरी डीलिस्टिंग हुई तो वो प्रमोटर 10 साल तक एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो होल टाइम डायरेक्टर एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो कंपनी एक्सेस नहीं कर पाएगी, या कंपनी से एसोसिएटेड कोई भी सब्सिडी ग्रुप कंपनीज है वो भी स्टॉक मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाएगी। कितने साल तक? 10 साल तक। तो ये हमारा प्रोसेस था यार कंपल्सरी डीलिस्टिंग का। स्पेशल पावर्स टू द RSE। द RSE कैन फाइल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अंडर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ SCRA or any other time being in force against identifiable promoters। उनके अगेंस्ट में कार्रवाई चालू कर सकता है। The RSE can also file a petition for winding up under section 271 या रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द ROC रजिस्टर 248 में कर सकता है वो। भाई कंपनी सेक्रेटरी के बहुत कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कंप्लाइंस ऑफिसर की। Being a compliance officer, it is the responsibility of a company secretary to look after and ensure कि भाई टाइमली कंप्लाइंस हुई है कि नहीं हुई है। यहीं पर तो पैसा मिलेगा भाई। इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस है तो आपको डीलिस्ट ऑफ द रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट दी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। इन केस इफ डीलिस्टिंग के केस में आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा दूसरे इंटरमीडिएट से, एडवाइस करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को और वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीलिस्टिंग। तो कुल मिलाकर ये सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे डाली गई है? सब कंपनी सेक्रेटरी साहब के कंधों पे डाली गई है कि भाई आपको ये काम करना है, राइट। तो ये हमारे पास ओवरऑल रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड ओवरऑल जिम्मा दिया गया है, राइट। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्ज़ाम में आएगा। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यार?
डीलिस्टिंग वाला याद रखना, वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज, फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज, स्मॉल कंपनी एंड कंपलसरी। तो 4 तरह की डीलिस्टिंग की हमने बात की है, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, थैंक यू।